सुबह की भाग दौड़ है, अलार्म बज चुका है। एक इंसान बिस्तर पर बैठा सोच रहा है, आज से सब बदलूंगा, आज सही फैसला लूंगा। लेकिन वही फोन हाथ में आ जाता है, वही टालने की आदत, वही पुरानी सोच। शाम होते होते वो खुद से फिर हार जाता है। यह कहानी किसी एक शहर की नहीं है, यह दिल्ली की गलियों में रहने वाले उस युवक की भी है और बिहार के गांव में मेहनत करने वाले किसान की भी। यह मुंबई की लोकल में खड़े कर्मचारी की कहानी है और राजस्थान के छोटे कस्बे में सपने देखने वाले छात्र की भी। यह चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, श्रीनगर, कोची और कन्याकुमारी तक फैली हुई कहानी है। नेपाल, भूटान, मॉरिशस, फिजी और दुनिया के हर उस कोने तक जहां हिंदी दिलों में बोली जाती है। हम सब कभी न कभी जानते हुए भी गलत चुनाव करते हैं, जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी वही सेल्फ डिफीटिंग हैबिट्स हमें पीछे खींच लेती हैं। यही सवाल मन में उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? यहीं से शुरू होती है यह किताब न्यूरो हैबिट्स, जिसमें पीटर हॉलिन्स बताते हैं कि समस्या हमारी इच्छा शक्ति की नहीं बल्कि हमारे दिमाग के पैटर्न की है। ये ऑडियो बुक आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपका दिमाग कैसे फैसले लेता है, आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें तोड़ा कैसे जा सकता है। ये किताब आपको कोई जादू नहीं सिखाती, बल्कि विज्ञान और व्यवहारिक समझ के साथ यह दिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव कैसे आपके सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप बार बार वही गलती दोहराते हैं, अगर आप खुद से वादा करके भी तोड़ देते हैं, अगर आप सही रास्ता जानते हुए भी भटक जाते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। यहाँ हम इसे चैप्टर वाइज सरल हिंदी में अपनेपन के साथ आपके सामने रखेंगे, ताकि शहर हो या गांव, उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, हर सुनने वाला खुद को इसमें पा सके। इस इंट्रो को सुनते हुए आपके मन में एक जिज्ञासा भी जगे और एक उम्मीद भी कि शायद इस बार बदलाव सच में मुमकिन है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं इस सफर को न्यूरो हैबिट्स के पहले चैप्टर के साथ। चैप्टर 1, अ पीक इनटू द साइंस ऑफ हैबिट्स। जब हम किसी इंसान की आदतों को देखते हैं तो अक्सर उसे आलसी, कमजोर या अनुशासनहीन कह देते हैं। लेकिन सच यह है कि आदतें किसी इंसान के चरित्र का नहीं बल्कि उसके दिमाग के विज्ञान का परिणाम होती हैं। हर सुबह एक ही समय पर आंख खुलना, बिना सोचे फोन उठा लेना, गुस्से में वही पुराने शब्द बोल देना या तनाव में बार बार वही गलती दोहराना, ये सब अचानक नहीं होता। इसके पीछे हमारे ब्रेन के भीतर चलने वाली एक बहुत गहरी और स्वचालित प्रक्रिया होती है। इस अध्याय में हम पहली बार झांकते हैं उस विज्ञान में जो यह तय करता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं और क्या नहीं कर पाते। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने वाली मशीन है, वह हर उस काम को आसान बना देता है जिसे हम बार बार करते हैं। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो दिमाग पूरी अटेंशन लगाता है, लेकिन जैसे जैसे वही काम दोहराया जाता है, ब्रेन उसे शॉर्टकट में बदल देता है। यही शॉर्टकट आगे चलकर हैबिट बन जाता है। यही कारण है कि गाड़ी चलाते समय हमें हर मोड़ पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही कारण है कि गलत आदतें भी इतनी आसानी से चलती रहती हैं। दिमाग के लिए सही या गलत का फर्क उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना फेमिलियर होने का। इस प्रक्रिया के केंद्र में होता है बेसल गैंग्लिया, दिमाग का वह हिस्सा जो आदतों को स्टोर करता है। जब कोई बिहेवियर बार बार दोहराया जाता है तो डिसीजन लेने वाला हिस्सा धीरे धीरे पीछे हट जाता है और आदतें ऑटोमेटिक मोड में चलने लगती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम कंट्रोल खो देते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमारा कंट्रोल बिना समझे इस्तेमाल होने लगता है। यही वह जगह है जहां सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स जन्म लेते हैं। हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन दिमाग पुराने रास्ते को चुन लेता है क्योंकि वह रास्ता आसान लगता है। हर हैबिट के पीछे एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। इसमें 3 हिस्से होते हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू वह संकेत होता है जो दिमाग को बताता है कि अब कोई आदत चलने वाली है। रूटीन वह काम है जो हम करते हैं। रिवॉर्ड वह एहसास है जो दिमाग को यह सिखाता है कि यह आदत दोबारा अपनाने लायक है। उदाहरण के लिए, तनाव एक क्यू बन सकता है, मोबाइल स्क्रॉल करना रूटीन और थोड़ी राहत महसूस करना रिवॉर्ड। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि तनाव आते ही मोबाइल उठाना है। सबसे खतरनाक बात यह है कि रिवॉर्ड हमेशा खुशी नहीं होता। कई बार रिवॉर्ड सिर्फ फेमिलियर फीलिंग होती है, वही पुरानी आदत, वही जाना पहचाना रास्ता, भले ही वह हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए वह बदलाव से पहले कंफर्ट को चुनता है। यही कारण है कि लोग दर्द में भी वही जिंदगी जीते रहते हैं, क्योंकि दिमाग उसे पहचानता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि आदतें कमजोरी का प्रमाण नहीं है, वे लर्निंग का परिणाम है, और जो सीखा गया है उसे दोबारा सिखाया भी जा सकता है। अगर दिमाग गलत आदतें बना सकता है तो सही आदतें भी बना सकता है। फर्क सिर्फ अवेयरनेस का है। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारी आदतें कैसे काम करती हैं, तब हम खुद को
दोष देना बंद करते हैं और प्रोसेस पर काम करना शुरू करते हैं। यह अध्याय आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी बार बार हो रहा है वह संयोग नहीं है, वह आपके दिमाग की ट्रेनिंग का नतीजा है। और यही एहसास उम्मीद की पहली किरण है, क्योंकि जिस चीज को समझा जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। अब जब आपने आदतों के विज्ञान की झलक देख ली है तो आगे के अध्यायों में हम सीखेंगे कि इस साइंस का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को नए रास्ते पर कैसे ले जाया जाए। चैप्टर 2 हैबिट फॉर्मेशन साइकोलॉजी। आदतें कैसे बनती हैं? ये सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे इंसानी मन की बहुत गहरी परतें छुपी होती हैं। हैबिट फॉर्मेशन सिर्फ किसी काम को दोहराने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस भावनात्मक और मानसिक प्रक्रिया का नतीजा है जिसमें हमारा दिमाग सुरक्षा, पहचान और आराम ढूंढता है। इंसान का मन हमेशा ऐसी स्थिति चाहता है जहां उसे कम सोचना पड़े और ज्यादा सुरक्षित महसूस हो। यही जरूरत धीरे धीरे आदतों का रूप ले लेती है। जब कोई नया अनुभव हमारे सामने आता है तो दिमाग उसे खतरे या मौके के रूप में देखता है। अगर उस अनुभव से जुड़ी भावना हल्की भी सकारात्मक हो तो दिमाग उसे याद रखता है। यही याद भविष्य में बिहेवियर को दिशा देती है। उदाहरण के लिए, किसी मुश्किल दिन के बाद कोई इंसान मीठा खाता है और थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करता है। दिमाग उस रिलीफ को पकड़ लेता है। अगली बार जैसे ही मन थकान या उदासी महसूस करता है, वही क्रेविंग जाग जाती है। यहाँ पर हैबिट सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि उस भावनात्मक राहत की बन जाती है। साइकोलॉजी ये बताती है कि इंसान डिसीजन से ज्यादा इमोशन से चलता है। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से फैसले लेते हैं, लेकिन असल में दिमाग पहले महसूस करता है, बाद में तर्क गढ़ता है। आदतें इसी प्रिंसिपल पर बनती हैं। अगर कोई काम बार बार किसी इमोशन से जुड़ जाता है तो वह दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। इसलिए कई बार हमें खुद समझ नहीं आता कि हम वही गलती क्यों दोहरा रहे हैं, जबकि हमें पता होता है कि उसका नतीजा सही नहीं होगा। हैबिट फॉर्मेशन में आइडेंटिटी की भी बड़ी भूमिका होती है। इंसान धीरे धीरे अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ लेता है। कोई खुद को कहने लगता है कि मैं ऐसा ही हूं, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, या मैं गौसैल इंसान हूं। यह सोच आदत को और मजबूत कर देती है। दिमाग उस पहचान को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि आइडेंटिटी टूटना उसे असुरक्षित लगता है। इस तरह आदत सिर्फ एक रूटीन नहीं रहती, बल्कि सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाती है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि दिमाग पेन से बचने और प्लेजर की ओर जाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। लेकिन प्लेजर हमेशा खुशी नहीं होता। कई बार प्लेजर का मतलब होता है बस पेन का कम हो जाना। इसलिए लोग तनाव से बचने के लिए गलत आदतों का सहारा लेते हैं। ये आदतें उन्हें खुशी नहीं देती, लेकिन थोड़ी देर के लिए दर्द को दबा देती हैं। दिमाग के लिए इतना ही काफी होता है ताकि वह उस आदत को दोहराता रहे। हैबिट फॉर्मेशन धीरे धीरे होती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। शुरुआत में आदत एक विकल्प होती है, फिर वह प्रेफरेंस बनती है और अंत में वह डिफॉल्ट बन जाती है। डिफॉल्ट मतलब वह काम जो बिना सोचे हो जाता है। जब कोई आदत डिफॉल्ट बन जाती है तब उसे बदलना मुश्किल लगता है, क्योंकि दिमाग को नया रास्ता बनाना पड़ता है। नया रास्ता शुरू में अनकंफर्टेबल होता है और दिमाग डिस्कंफर्ट से बचना चाहता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आदतें अचानक नहीं बनती और न ही अचानक टूटती हैं। उनके पीछे हमारी भावनाएं, हमारा डर, हमारी पहचान और हमारी जरूरतें जुड़ी होती हैं। जब तक हम यह नहीं समझते कि किसी आदत ने हमें क्या दिया है, तब तक हम उसे छोड़ नहीं सकते। सिर्फ डिसिप्लिन से आदत नहीं बदलती, अंडरस्टैंडिंग से बदलती है। हैबिट फॉर्मेशन साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब हम अपनी आदतों को दुश्मन नहीं बल्कि संकेत की तरह देखते हैं, तब हमें यह समझ आने लगता है कि हमारे दिमाग को असल में चाहिए क्या। और यही समझ आगे चलकर हमें यह ताकत देती है कि हम नई आदतें सिर्फ अपनाएं नहीं, बल्कि उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना सकें। अगले अध्याय में हम इसी समझ को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि दिमाग को नए रास्ते सिखाने की प्रैक्टिकल प्रक्रिया क्या होती है। चैप्टर 3 द फ्रेमवर्क फॉर लास्टिंग चेंज। बदलाव की इच्छा लगभग हर इंसान के दिल में होती है, लेकिन बदलाव टिके ऐसा बहुत कम लोगों की जिंदगी में होता है। वजह यह नहीं कि लोग कोशिश नहीं करते, बल्कि वजह यह है कि वे सही फ्रेमवर्क के बिना आगे बढ़ते हैं। दिमाग पुराने पैटर्न को छोड़ने से डरता है, इसलिए अगर बदलाव को अस्थायी भावना या जोश पर छोड़ दिया जाए तो वह जल्दी टूट जाता है। लास्टिंग चेंज के लिए एक ऐसी संरचना चाहिए
जो दिमाग की प्रकृति के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। इस फ्रेमवर्क की पहली ईंट है क्लैरिटी। जब तक दिमाग को यह साफ नहीं पता कि उसे क्या बदलना है और क्यों बदलना है, तब तक वह पुराने रास्ते पर ही लौटता रहेगा। सिर्फ यह कहना कि मुझे यह आदत छोड़नी है दिमाग के लिए काफी नहीं होता। उसे यह समझना होता है कि यह आदत किस क्यू से शुरू होती है और कौन सा रिवॉर्ड उसे पकड़े हुए है। जैसे ही इंसान अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू करता है बिना खुद को जज किए, वैसे ही अवेयरनेस पैदा होती है। अवेयरनेस वह रोशनी है जिसमें आदतें खुद को छुपा नहीं पाती। दूसरा हिस्सा है सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी आदत को हटाना नहीं, बल्कि उसकी जगह कुछ और रखना। दिमाग को खालीपन पसंद नहीं है। अगर कोई पुरानी आदत हटाई जाती है और उसकी जगह कुछ नहीं दिया जाता, तो दिमाग फिर उसी आदत को ढूंढ लेता है। इसलिए लास्टिंग चेंज का नियम यह है कि रूटीन बदली जाए, लेकिन क्यू और रिवॉर्ड को समझदारी से संभाला जाए। अगर तनाव क्यू है और राहत रिवॉर्ड, तो नई आदत भी तनाव में राहत देनी चाहिए, बस नुकसान के बिना। इस फ्रेमवर्क का तीसरा स्तंभ है कंसिस्टेंसी, परफेक्शन नहीं। दिमाग बड़े बदलाव से डरता है, लेकिन छोटे बार बार होने वाले कामों को वह आसानी से स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि टाइनी स्टेप्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। जब कोई इंसान रोज थोड़ा सा सही करता है, तो दिमाग उस नए रास्ते को सुरक्षित मानने लगता है। धीरे धीरे वही रास्ता नया डिफॉल्ट बन जाता है। यहां पर असफलता का मतलब गिरना नहीं, बल्कि रुक जाना होता है। चौथा हिस्सा है एनवायरनमेंट डिजाइन। हम अक्सर सोचते हैं कि आदतें सिर्फ मन की लड़ाई हैं, लेकिन सच यह है कि आसपास का माहौल बिहेवियर को चुपचाप दिशा देता है। दिमाग वही चुनता है जो उसके सामने आसान होता है। अगर गलत आदत सामने है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। लास्टिंग चेंज के लिए एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना पड़ता है जहां सही आदत नेचुरल लगे। छोटे बदलाव जैसे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना या सही चीजों को सामने रखना दिमाग को बिना दबाव सही चुनाव करने में मदद करते हैं। इस फ्रेमवर्क का सबसे गहरा हिस्सा है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक इंसान खुद को अंदर से वही पुराना व्यक्ति मानता है, तब तक नई आदतें अस्थायी रहती हैं। लास्टिंग चेंज तब आता है जब बिहेवियर के साथ साथ सेल्फ इमेज भी बदलने लगता है। यह बदलाव धीरे होता है। हर छोटा सही कदम दिमाग को यह संदेश देता है कि मैं अब वह इंसान बन रहा हूं जो अलग चुनाव करता है। आइडेंटिटी जब बदलती है, तब आदतें उसे फॉलो करने लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पेशेंस सबसे जरूरी तत्व है। दिमाग को नया रास्ता सीखने में समय लगता है। पुराने न्यूरल कनेक्शंस तुरंत नहीं टूटते, लेकिन नए कनेक्शंस मजबूत बनाए जा सकते हैं। हर बार जब आप सही चुनाव करते हैं, तो दिमाग में एक नई राह बनती है। वही राह एक दिन पुरानी आदत की जगह ले लेती है। यह फ्रेमवर्क किसी एक आदत तक सीमित नहीं है। यह सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदलने की प्रक्रिया है। लास्टिंग चेंज कोई एक फैसला नहीं, बल्कि फैसलों की एक श्रृंखला है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। इस अध्याय के साथ आपने बदलाव की नींव समझ ली है। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि इस फ्रेमवर्क को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए, ताकि बदलाव सिर्फ शुरू ना हो, बल्कि बना भी रहे। चैप्टर 4 मोर ऑफ द गुड, लेस ऑफ द बैड। अधिकतर लोग बदलाव को एक जंग की तरह देखते हैं, जहां अच्छा और बुरा आमने सामने खड़े होते हैं। वे सोचते हैं कि बुरी आदतों को पूरी तरह खत्म करना होगा, तभी जिंदगी सुधरेगी। लेकिन दिमाग इस तरह की लड़ाई को पसंद नहीं करता। वह दबाव में उल्टा काम करने लगता है। असल बदलाव तब आता है जब हम बुरे को जबरदस्ती हटाने की जगह अच्छे को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं। जब अच्छा अपने आप जगह बनाने लगता है, तब बुरा पीछे हटने लगता है। दिमाग अटेंशन का खेल खेलता है। जिस चीज पर हम बार बार ध्यान देते हैं, वही मजबूत होती जाती है। अगर पूरा फोकस सिर्फ बुरी आदत पर हो, तो दिमाग उसी को बार बार याद करता है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली अच्छे व्यवहारों को दोहराते हैं, तो ब्रेन उन्हीं रास्तों को मजबूत करता है। इसका मतलब यह नहीं कि बुरी आदतों को नजरअंदाज किया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जाए। मोर ऑफ द गुड का अर्थ है उन बिहेवियर्स को पहचानना जो पहले से ही आपकी जिंदगी में सही काम कर रहे हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उसे संभाले हुए हैं, लेकिन वह उन्हें हल्के में लेता है। जब आप उन अच्छी आदतों को थोड़ा और समय, थोड़ा और महत्व देते हैं, तो दिमाग उन्हें रिवॉर्ड के रूप में देखने लगता है।
धीरे धीरे वही अच्छी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगती हैं। लेस ऑफ द बैड का मतलब यह नहीं कि एक दिन में सब कुछ छोड़ दिया जाए। दिमाग सडन लॉस को खतरे की तरह देखता है, इसलिए बुरी आदतों को कम करना ज्यादा इफेक्टिव होता है बजाय उन्हें पूरी तरह खत्म करने के। जब कोई इंसान खुद से कहता है कि मैं आज यह आदत थोड़ा कम करूंगा, तो दिमाग उसे मैनेजेबल मानता है। ये अप्रोच गिल्ट को भी कम करती है, और गिल्ट कम होता है तो रिलैप्स की संभावना भी घटती है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि दिमाग पॉजिटिविटी से सीखता है, सजा से नहीं। जब आप किसी अच्छी आदत के बाद खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो दिमाग उस अनुभव को याद रखता है, लेकिन जब आप बुरी आदत पर खुद को कोसते हैं तो दिमाग स्ट्रेस में चला जाता है और वही पुराना बिहेवियर दोहराने लगता है। इसीलिए लास्टिंग चेंज के लिए सेल्फ टॉक का नरम और ईमानदार होना जरूरी है। इस अध्याय में यह समझना भी जरूरी है कि हर बुरी आदत किसी जरूरत को पूरा कर रही होती है। जब आप उस जरूरत को किसी बेहतर तरीके से पूरा करना सीख लेते हैं तो बुरी आदत अपने आप कमजोर होने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर अकेलापन आपको गलत आदत की ओर ले जाता है तो कनेक्शन की हेल्थी आदतें उस खाली जगह को भर सकती हैं। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि वह जरूरत कैसे पूरी हो रही है, बस उसे पूरी होनी चाहिए। मोर ऑफ द गुड, लेस ऑफ द बैड का रास्ता धीरे चलता है लेकिन गहराई से असर करता है। यह अप्रोच दिमाग को लड़ाई की बजाय सहयोग का अनुभव देती है। जब दिमाग को लगता है कि उससे छीना नहीं जा रहा बल्कि उसे बेहतर दिया जा रहा है, तो वह बदलाव को स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि यह तरीका लंबे समय तक टिकता है। इस अध्याय का सार यह है कि बदलाव का मतलब खुद से लड़ना नहीं है। बदलाव का मतलब है खुद को बेहतर विकल्प देना। जब आप अच्छे को बढ़ाते हैं तो बुरे के लिए जगह अपने आप कम हो जाती है। यही संतुलन, यही समझ आपकी जिंदगी में धीरे धीरे एक स्थायी और शांत बदलाव लाती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इस बदलाव को रोजमर्रा के फैसलों में कैसे मजबूत किया जाए ताकि हर छोटा चुनाव आपको सही दिशा में ले जाए। Chapter 5, How to Short Circuit Yourself। हम में से ज्यादातर लोग अपनी ही आदतों के सामने पावरलेस महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य बटन दबते ही वही पुराना रिएक्शन बाहर आ जाता हो। गुस्सा, टाल मटोल, डर या फिर वही सेल्फ सैबोटेज। ऐसा लगता है कि दिमाग ने पहले ही फैसला कर लिया है और हम बस उसे निभा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरह दिमाग ने यह ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, उसी तरह उसे बीच में रोका भी जा सकता है। यही प्रक्रिया शॉर्ट सर्किट कहलाती है, यानी उस पुराने इलेक्ट्रिकल पैटर्न को तोड़ देना जो हर बार वही नतीजा पैदा करता है। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब खुद को रोकना नहीं है, बल्कि उस पल को पकड़ना है जहां आदत शुरू होने वाली होती है। ज्यादातर लोग बिहेवियर पर ध्यान देते हैं, लेकिन बदलाव क्यू से शुरू होता है। जैसे ही दिमाग को कोई संकेत मिलता है, वह पूरी आदत को चालू कर देता है। अगर उस संकेत और रिएक्शन के बीच थोड़ा सा स्पेस बना दिया जाए तो पूरी चेन कमजोर पड़ जाती है। यही छोटा सा स्पेस बदलाव की सबसे बड़ी चाबी है। इस अध्याय में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऑटोमेटिक रिएक्शंस हमेशा तेज होते हैं, लेकिन वे अजेय नहीं होते। दिमाग की स्पीड के सामने लॉजिक अक्सर हार जाता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट लॉजिक से नहीं, अवेयरनेस से होता है। जैसे ही आप यह पहचानने लगते हैं कि अभी वही पुराना पैटर्न शुरू होने वाला है, उसी पल दिमाग का ऑटो पायलट थोड़ा धीमा पड़ जाता है। यह धीमापन ही आपकी ताकत बनता है। एक प्रभावी तरीका है पैटर्न इंटरप्ट। इसका मतलब है कि जैसे ही आप किसी पुरानी आदत की शुरुआत महसूस करें, कुछ अलग करें। वह अलग छोटा होना चाहिए, लेकिन अलग होना चाहिए। अगर आप हमेशा तनाव में बैठ जाते हैं तो उस पल खड़े हो जाएं। अगर आप गुस्से में बोलने लगते हैं तो एक गहरी सांस लें। यह छोटा सा बदलाव दिमाग को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि उसे वही पुराना रास्ता नहीं मिलता। कंफ्यूजन के उस क्षण में नया चुनाव पॉसिबल हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इमोशन लेबलिंग। जब आप किसी भावना को नाम दे देते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। जैसे ही आप मन में कहते हैं कि यह गुस्सा है या यह डर है, दिमाग का इमोशनल हिस्सा थोड़ा पीछे हटता है और कॉन्शियस हिस्सा आगे आता है। यह प्रक्रिया सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे गहरा ब्रेन साइंस काम करता है। भावना को पहचानना उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। इस अध्याय में यह भी समझाया जाता है कि अर्जेंसी एक इल्यूजन होती है। ज्यादातर गलत फैसले इस भावना में होते हैं कि अभी कुछ करना ही पड़ेगा। दिमाग अर्जेंसी पैदा करके पुराने बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। शॉर्ट सर्किट करने के लिए इस इल्यूजन को तोड़ना जरूरी है।
खुद से कहना कि अभी नहीं, थोड़ा रुक कर देखता हूं, दिमाग को रीसेट करने जैसा होता है। अक्सर कुछ सेकंड रुकने से ही पूरा रिएक्शन बदल सकता है। एक और पावरफुल तरीका है फ्यूचर एंकरिंग। जब कोई पुरानी आदत आपको खींच रही हो, तब अपने मन में उस इंसान की इमेज लाना जो आप बनना चाहते हैं। यह कोई मोटिवेशनल सपना नहीं, बल्कि एक शांत याद दिलाना है कि यह छोटा फैसला किस दिशा में ले जाएगा। दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड पर चलता है, लेकिन जब उसे फ्यूचर का कनेक्शन मिलता है तो वह थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। शॉर्ट सर्किट खुद को बदलने का एग्रेसिव तरीका नहीं है, यह जेंटल इंटरप्शन है। इसमें खुद को ब्लेम नहीं किया जाता, बल्कि पैटर्न को देखा जाता है। हर बार जब आप एक ऑटोमेटिक रिएक्शन को बीच में रोक लेते हैं तो दिमाग में एक नया रास्ता बनता है। वह रास्ता शुरू में कमजोर होता है, लेकिन हर रिपीटिशन के साथ मजबूत होता जाता है। इस अध्याय का सार यह है कि आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। आपके पास वह क्षण होता है जहां आप पुराने सिस्टम को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। वह क्षण छोटा होता है, लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। जैसे जैसे आप उस क्षण को पहचानना सीखते हैं, वैसे वैसे आप खुद को नए फैसले लेते हुए पाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इन नए फैसलों को कैसे मजबूत किया जाए ताकि वे सिर्फ रुकावट न रहें, बल्कि नई आदतों की नींव बन जाएं। चैप्टर 6 डिजाइन फ्लॉज इन हैबिट फॉर्मेशन। जब लोग आदतें बदलने में बार बार असफल होते हैं तो वे खुद को दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनमें डिसिप्लिन की कमी है या उनकी विल पावर कमजोर है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर बार फेलियर इंसान की नहीं, बल्कि उस डिजाइन की होती है जिस पर आदत बनाने की कोशिश की जा रही होती है। अगर किसी सिस्टम में ही फ्लॉज हों तो उसे जितना भी जोर लगाया जाए वह टिक नहीं पाता। इस अध्याय में हम उन्हीं डिजाइन फ्लॉज को समझते हैं जो हैबिट फॉर्मेशन को शुरू से ही कमजोर बना देते हैं। सबसे बड़ा डिजाइन फ्लॉ है बहुत बड़ा लक्ष्य तय करना। दिमाग बड़े बदलाव को खतरे की तरह देखता है। जब कोई इंसान अचानक अपनी पूरी रूटीन बदलने की कोशिश करता है तो ब्रेन रेजिस्टेंस पैदा करता है। यह रेजिस्टेंस थकान, टाल मटोल और बहाने के रूप में सामने आता है। समस्या यह नहीं कि लक्ष्य गलत है, समस्या यह है कि उसका आकार दिमाग के लिए असहज है। आदतें छोटे सुरक्षित कदमों से बनती हैं, न कि बड़े वादों से। दूसरा बड़ा फ्लॉ है मोटिवेशन पर निर्भर रहना। मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं स्थायी नहीं होती। जब लोग कहते हैं कि आज मन नहीं है, तो असल में उनका डिजाइन कमजोर होता है। आदतें ऐसे डिजाइन से बनती हैं जहां काम करने के लिए मूड की जरूरत न पड़े। अगर किसी बिहेवियर को शुरू करने के लिए हर बार मोटिवेशन चाहिए तो वह बिहेवियर लंबे समय तक नहीं चल सकता। दिमाग वही काम दोहराता है जो आसान और ऑटोमेटिक हो। तीसरा फ्लॉ है गलत रिवॉर्ड सिस्टम। कई लोग सही आदत अपनाते हैं, लेकिन उसके बाद खुद को कोई सकारात्मक सिग्नल नहीं देते। दिमाग रिवॉर्ड के बिना सीख नहीं पाता। अगर नई आदत के बाद थकान, दबाव या खुद से नाराजगी मिलती है तो ब्रेन उस आदत को नुकसान से जोड़ लेता है। आदत चाहे कितनी ही सही क्यों ना हो, अगर रिवॉर्ड गलत है तो वह टिक नहीं पाएगी। एक और आम डिजाइन फ्लॉ है फेलियर को एंड मान लेना। दिमाग परफेक्शन चाहता है, लेकिन परफेक्शन सस्टेनेबल नहीं होता। जब कोई इंसान एक दिन चूक जाता है तो वह सोचता है कि सब बेकार हो गया। यह सोच आदत को तोड़ देती है। सही डिजाइन में फेलियर को फीडबैक माना जाता है, न कि हार। जब दिमाग यह समझता है कि गिरने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है, तब आदत सुरक्षित महसूस होने लगती है। एनवायरनमेंट को नजरअंदाज करना भी एक गंभीर डिजाइन फ्लॉ है। लोग सोचते हैं कि आदतें सिर्फ मन की लड़ाई हैं, लेकिन सच ये है कि सराउंडिंग्स बिहेवियर को दिशा देती हैं। अगर एनवायरनमेंट बार बार पुरानी आदत को ट्रिगर करता है तो नई आदत कमजोर पड़ जाती है। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर गलत आदत आसान है और सही आदत कठिन, तो डिजाइन ही असंतुलित है। एक सटल लेकिन गहरा फ्लॉ है आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। जब नई आदत पुराने सेल्फ इमेज से टकराती है तो दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान खुद को हमेशा आलसी मानता आया है तो एक्टिव रहने की आदत उसे फेक लग सकती है। जब तक डिजाइन में आइडेंटिटी को शामिल नहीं किया जाता, तब तक आदत ऊपर ऊपर ही रहती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बनती, वे सही डिजाइन से बनती हैं। अगर कोई आदत बार बार टूट रही है तो यह संकेत है कि डिजाइन में बदलाव की जरूरत है, खुद में नहीं। जब डिजाइन दिमाग की प्रकृति के अनुसार बनाया जाता है तो आदतें संघर्ष नहीं करती, बल्कि फ्लो में बनती हैं। डिजाइन फ्लॉज को समझना अपने आप में एक राहत है। इससे गिल्ट कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। जब आप ये समझ लेते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, तब आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं। यही समझ अगले अध्याय की नींव बनाती है, जहां हम देखेंगे कि सही डिजाइन के साथ आदतों को कैसे मजबूत और स्थायी बनाया जाए। इस पूरी यात्रा के अंत
में अगर आप एक पल के लिए रुककर अपने भीतर झांकें तो शायद आपको यह साफ महसूस होगा कि न्यूरो हैबिट्स ने आपको कोई आदेश नहीं दिए, कोई कठोर नियम नहीं थमाए, बल्कि आपको समझाया। इस किताब ने यह एहसास कराया कि हम बुरे फैसले इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग वही करता है जिसकी उसे आदत डाल दी गई है। हमने सीखा कि सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि संकेत हैं, ये बताने के लिए कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे समझे जाने की जरूरत है, न कि दबाए जाने की। इस किताब की सबसे गहरी बात यही है कि बदलाव कोई एक बड़ा पल नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे जागरूक पलों की एक श्रृंखला होता है, जहां हम रुकते हैं, महसूस करते हैं और फिर थोड़ा बेहतर चुनाव करते हैं। इस ऑडियो बुक के हर अध्याय में कहीं ना कहीं आपने खुद को देखा होगा, कभी अपनी टाल मटोल में, कभी अपने गुस्से में, कभी उस डर में जो आपको आगे बढ़ने से रोकता रहा। और शायद पहली बार आपने खुद को दोषी मानने की जगह यह समझने की कोशिश की होगी कि आपका दिमाग आपको क्या सिखा चुका है। यही समझ आजादी की शुरुआत है, क्योंकि जिस दिन इंसान यह जान लेता है कि उसकी आदतें बदली जा सकती हैं, उसी दिन वह यह भी मान लेता है कि उसकी जिंदगी भी बदली जा सकती है। अब एक सवाल आपके साथ छोड़ना चाहते हैं। जब अगली बार वही पुरानी आदत, वही पुराना रिएक्शन, वही पुराना रास्ता आपके सामने आए, तो क्या आप बिना सोचे चल पड़ेंगे या एक पल रुककर खुद से पूछेंगे कि क्या यही वह चुनाव है जो मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगा जो मैं बनना चाहता हूं? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल आपको भीड़ से अलग करता है। यही सवाल आपको ऑटो पायलट से बाहर निकालता है। हो सकता है इस ऑडियो बुक को सुनते हुए आपके मन में कभी हल्की बेचैनी आई हो, कभी सुकून और कभी एक चुप सी उम्मीद। अगर ऐसा हुआ है तो समझिए कि यह किताब सिर्फ आपके कानों तक नहीं रुकी, यह आपके भीतर तक पहुंची है। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। असली सफर तो तब शुरू होता है जब आप इस समझ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीना शुरू करते हैं। हर सुबह, हर फैसला, हर छोटी आदत अब आपके लिए एक नया मौका है। अगर आपको लगा कि यह ऑडियो बुक आपके लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर के किसी हिस्से के लिए लिखी गई थी, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो खुद से हार मान चुके हैं, जो रोज वही गलती दोहराकर खुद को दोष देते हैं और जिन्हें यह जानने की जरूरत है कि वे टूटे हुए नहीं हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी ऐसी ही किताबें, ऐसी ही गहरी बातें और ऐसा ही अपनापन लेकर हम आएं, आप इस सफर में हमारे साथ बने रहें।